नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं हर रोज वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर हमारी, सबसे पहले करते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है जेपीसी से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद में आज हंगामा नजर आया। हालांकि आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है, आखिरी कामकाजी दिन है और ऐसे में आज काफी हंगामेदार रहा है। किस तरीके से हुआ है हंगामा आज और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ लगे हैं आरोप, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि डीप फेक वीडियो के मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक डीप फेक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो को जारी करने वाले अकाउंट को लेकर के एफआईआर जारी की गई है। हालांकि इसमें पूरी ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही तीसरी खबर है अमानतुल्लाह खान से जुड़ी, जी हां, अग्रिम जमानत पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से। आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मिली है राहत इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की, जिसके पहले चरण का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन अभी तक अगर हम देखें तो काफी हंगामेदार नजर आया। वक्फ बिल को लेकर जगदम्बिका कपाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आज हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश की गई। मेधा विश्राम कुलकर्णी ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच में इस रिपोर्ट को आज पेश किया और हंगामे के साथ ही विपक्षी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को फर्जी बता दिया और फर्जी बताते हुए कहा है कि इसे तैयार करने में जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया और ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे, ये बात कांग्रेस कह रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस रिपोर्ट को लेकर विरोध का ऐलान कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा है कि हर चीज नियम रूल के मुताबिक हुई है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्षी सांसद तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष जेपीसी की इस रिपोर्ट पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। इसके अलावा वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। कुल मिलाकर आज का दिन अभी तक के हिसाब से देखें तो काफी हंगामेदार रहा। अब से कुछ ही देर में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। करेंगे चर्चा आज के इस दिन को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें, साथ ही क्या कुछ कहना है सांसदों का इस बिल को लेकर वो आपको सुनाते हैं। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है। जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट ही में बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी। कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहा है उस पर यह जवाब दिया गया और इसी बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, आज का दिन अगर हम देखें तो बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है, आज अंतिम दिन है और ऐसे में आज का दिन जो है काफी हंगामेदार सुबह से नजर आया। लोकसभा की कार्रवाई जो है मात्र कुछ मिनट के लिए चली, वहीं राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लगातार हंगामेदार तस्वीर वहां से सामने आती रही।
बिल्कुल, देखिए जो जेपीसी वक्फ से संबंधित जो जेपीसी है उसको लेकर हमने देखा कि सुबह से ही गहमा गहमी और हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में तो ये इतना ज़्यादा था कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब सदन एक बार फिर से शुरू हुआ है 2 बजे। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सभापति ने पुरजोर कोशिश की कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। हालांकि एक बार सदन जब संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर जो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे अंकित दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. शौकत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में, छोड़िए, चलिए। ये 26 रह गया ना, ये भी करा ये उन्होंने अपोज करना है। बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, नो। एन के प्रेमचंद्र, आप टेबल पर बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। वो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decision, and any new bill would have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters, and 16 schedules. Is this मनीष तिवारी जी, a simple law? The old law had 298 sections and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of that. माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं।
Sir, I introduce the bill. अब मोशन भी ले आए। Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then, as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is a, he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. And second, sir, Manish Tiwari also meant, Manish Tiwari's argument was that sections are more now rather than when it was in 1961. That's a point. Then, that I've answered. Then 4,000 amendments have been made from 1961. And all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premchandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. Thirdly, Professor Saugata Roy's comment that, again, the philosophy and also the number of words and so on, he's looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain, simple English and plain, simple Hindi. And therefore, these are not sustainable objectives. आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आएं। पहले आप सर, प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। Sir, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this एक motion. बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल को sir. इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against the name of my colleague, Shri Shripad Yeso Naik, pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy at serial number 9 in the today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 25 श्री जगदींद्र पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समूह तथा सूचीबद्ध पद संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के साथियों को अवलेख सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 26 श्री प्रताप राव यादव।
तो सीधी तस्वीरें हम देख रहे थे लोकसभा से, जहां पर हंगामा इस वक्त विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से देखने को मिला। हालांकि साथ ही आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट अब लोकसभा में पेश की जा चुकी है। हालांकि उससे पहले राज्यसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा और इस रिपोर्ट के रखने के बाद ही विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे लगातार लोकसभा की कार्रवाई, और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बयान इसको लेकर सामने आ चुका है। लोकसभा में नया आयकर बिल भी पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बिल पेश किया गया है, इस विधेयक को पेश किया गया है। इसके साथ ही टीएमसी ने बिल पेश होने का विरोध सीधे तौर पर किया है। जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया है। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में अब पेश हो चुकी है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो लोकसभा से पहले राज्यसभा में भी इस रिपोर्ट को आज पेश किया गया, और वहां पर भी विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। और साथ ही विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप भी इस रिपोर्ट को लेकर लगाए गए हैं, यहां तक कि इस रिपोर्ट को फर्जी बता दिया गया। तो ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही अब ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार कि लोकसभा में अब नया आयकर बिल भी पेश हो चुका है। और इसी के साथ हमारा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषि का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जिस तरीके से हम देखें तो जेपीसी को लेकर जहां एक और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो अब से कुछ देर पहले ही निर्मला सीतारमण की तरफ से नया आयकर बिल पेश किया गया। बिल्कुल, देखिए, आयकर को लेकर एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें कि सरकार ने आयकर के नए कानून का प्रस्ताव सदन में रखा, और इसके लिए जो विधेयक है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने इस विधेयक से संबंधित सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की भी बात कही, और उन्होंने कहा कि नियमों का और कमेटी का जो गठन है वो लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में तय कर लें। यानी कि सरकार चाहती है कि इस पर एक स्क्रूटनी हो, जो बिल बने उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं उसमें सदन में बिल पास करने से पहले एक आम सहमति बनाए, और इसके जो तमाम क्लॉजेज हैं उनको लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो अभी इंट्रोड्यूस करते समय विपक्ष ने दिखाई है, जो कि वित्त मंत्री ने साफ कहा कि आपके जितने भी आपत्तियां हैं वो सही आपत्तियां नहीं हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि इन आपत्तियों को आप बाद में रख सकते हैं जब इस बिल पर भी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि इस बिल को लेकर अब रास्ता साफ हो चुका है। सेलेक्ट कमेटी के बाद ये बिल एक बार फिर से जब सदन में लाया जाएगा तो इसको पारित कराने में सरकार को ज़्यादा सहूलियत होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें कि जेपीसी का जो मसला था वक्फ को लेकर, वो अब लोकसभा में भी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, और इस रिपोर्ट में जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि इसमें उनके जो डिसेंट नोट्स हैं, जो उनकी आपत्तियां हैं, उसको दर्ज नहीं किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने खुद सदन के अंदर ये कहा कि उन्होंने एनेक्सर में शामिल करके उसका उसे पार्ट बना दिया जाएगा, इसलिए आप हंगामा इस पर ना करें। तो कुल मिलाकर जो भी आपत्तियां थी मुझे लगता है उन सबका निपटारा कर दिया गया है, और देखना होगा कि लोकसभा में कार्यवाही कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन राज्यसभा में अभी वित्त मंत्री का जवाब आना बाकी है, जो बजट पर चर्चा चल रही है उस जब और ये हम जानते हैं कि आखिरी चलिए, आप लगातार लोकसभा की कार्रवाई पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में लगातार हम बात कर रहे हैं संसद के सत्र को लेकर, और न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं सबकी एक और बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर मिली है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक डीप फेक वीडियो इस वक्त सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया गया, डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, और उसके बाद में अब इस पर कार्रवाई भी की गई है। डीप फेक वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जहां आपको बता दें कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये डीप फेक वीडियो है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया, पोस्ट किया गया। बीएनएस की कई धाराओं में पूरा मामला दर्ज किया गया। आईटी एक्ट 66 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर के। हजरतगंज के भाजपा नेता राजकुमार तिवारी की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी का जिस पोस्ट से ये किया गया है, आरोपी का प्यारा इस्लामत नाम से ये फेसबुक अकाउंट है, और आरोपी की तलाश में इस वक्त हजरतगंज पुलिस जो है वो इस वक्त जुटी हुई है कि आखिर ये आरोपी कहां है, लगातार उसकी तलाश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये डीप फेक वीडियो इस वक्त सामने आया है, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई भी, और बीएनएस की कई धाराओं में ये पूरा मामला इस वक्त दर्ज किया गया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इसी बीच रामेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन साथ ही जो ये वीडियो सामने आया है, डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, और इस पोस्ट के बाद में इस वक्त कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
रामेंद्र, जिस तरीके से ये डीप फेक वीडियो इस वक्त सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, आखिर इस डीप फेक वीडियो में किस बातों का जिक्र किया गया है, किस तरीके से ये वीडियो बनाया गया है और कार्रवाई हो रही है? रामेंद्र, देखिए कृतिका, ये जब एआई तकनीक की बात हुई थी तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस तरीके से ना हो कि किसी को बेइज्जत किया जाए, किसी गलत वीडियोज बनाए जाए। और मुख्यमंत्री के खिलाफ इससे पहले भी कई वीडियोज बनाए गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। ये जो वीडियो बनाया गया है तो एक प्यारा इस्लाम का जो सब्सक्राइबर है उसके वेबसाइट के माध्यम से बनाया गया है और योगी आदित्यनाथ को एक मुस्लिम टोपी लगाए हुए दिखाया गया है और एक गीत चल रहा है जो सुनाया जा रहा है कि ला को लेकर के, तो उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई, बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने उस पूरा जो रिकॉर्ड है उसका निकालना शुरू कर दिया है कि किस नाम से बना है, किसका है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की जाएंगी। कृतिका, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त अमानतुल्लाह खान से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर है, जहां ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, लेकिन जहां एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जहां पर उन्हें इस वक्त कहीं ना कहीं राहत मिल गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया उन्हें और ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई स्थगित करने के निर्देश दिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था और इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें रिहा करने का निर्देश उस दौरान दिया था, जिसके बाद में ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया। करेंगे इसको लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुश्किलों में किस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। मुश्किलों में फंस रहे हैं, जमानत के लिए अदालत पहुंचे, अग्रिम जमानत याचिका दायर की और जिसके बाद में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक अब लग चुकी है उनके। 24 तारीख तक ये अंतरिम रोक लगाई गई है। 3 दिनों से लगातार फरार चल रहे हैं, पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वो है कि मिलने का नाम नहीं ले रही है। सोचिए कि आम आदमी पार्टी के ये विधायक हैं ओखला से और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग में रिहाई पर नोटिस दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस दिया, यानी कि 2 मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक मामले में इस वक्त 24 फरवरी तक उन्हें राहत मिल चुकी है। गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक इस वक्त लगाई गई है। कोर्ट की तरफ से जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर वो अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दायर की गई थी उनके वकील की तरफ से, जिसके बाद में उन्हें राहत मिल गई है 24 तारीख तक के लिए। कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया है कि क्या जो पुलिस के साथ जो बदतमीजी हुई थी, जो चीजें सामने आई, क्या उसका कोई वीडियो सामने है? उसके बाद में ये फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त मुश्किलों में फंसे हुए हैं, संकट में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह को नोटिस जारी किया है ईडी के पूरे मामले में। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसमें ये नोटिस जारी किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही रिहाई के खिलाफ ईडी की याचिका पर ये नोटिस जारी किया गया है। ईडी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसके बाद में ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की जो कार्रवाई है उस पर भी रोक सीधे तौर पर लगा दी है और साथ ही नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में अब 21 मार्च को आगे की सुनवाई की जाएगी और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ओखला से ये विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जिनकी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो कुछ देर पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उन्होंने जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका जब दायर की तो वहां से थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिलती हुई नजर आई है। फिलहाल हमारी नजर इस खबर पर भी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।